तो संदीप भाई, क्या किसी भी प्रोजेक्ट पे जब अपन स्टार्टिंग फेज में काम करने के लिए जाते हैं ना, वीआर के प्रोजेक्ट पे, तो हमको ये पता होना जी चाहिए इंडोर आउटडोर इंस्टॉलेशंस करते समय कि हमारा जो एरिया है वहाँ पे कौन सी लोकेशन पे हमारे इंडोर्स वगैरह लगने वाले। बेसिकली आप कोई भी अगर डोमेस्टिक एसी या लगाने के लिए जाते हैं तो आपको पता ही होता है, या फिर कस्टमर बता देता है कि आपको इंडोर कहाँ लगाना है, आउटडोर कहाँ लगाना है। लेकिन क्या जी होता है, बिल्कुल। ये तो होता है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट पे जहाँ पे आप इंडिविजुअल एयर कंडीशनर सिस्टम लगाते हैं। लेकिन इससे बड़े, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं जहाँ आपको आपको मैप और ड्राइंग मिलता है, तो उसमें क्या लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, जहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है कि कौन से मॉडल नंबर का इंडोर कहाँ लगेगा और कौन से मॉडल नंबर का पाइपिंग कहाँ लगेगा, आउटडोर कहाँ लगेगा, और कौन सी जगह किस साइज का पाइप कहाँ पे लगेगा। तो वो सारी चीजें हमको ड्राइंग से पता चलती है क्या। जी नहीं तो नहीं नहीं, ड्राइंग, ये चीजें तो देखना पड़ता है लोकेशन कैसी है दरवाजे के ऊपर। जैसे हम लोग स्प्लिट एसी लगाते हैं तो बीम पड़ जाती है ना जगह जगह। नहीं वो तो ठीक है। तो ड्राइंग से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, बीम वगैरह पड़ जाती है तो वो हमको हमारी ड्राइंग के अंदर में ही पता चलता है कि कहाँ पे बीम वगैरह है, कहाँ पे क्या है। मेजरमेंट का जी काम तो ड्राइंग में हमको डिस्टेंस मापने के काम में आता है कि कितनी डिस्टेंस में हमारा इंडोर यूनिट वॉल टू वॉल कनेक्टेड है, या सीलिंग से या फ्लोर से कनेक्टेड रहेगा, मतलब इतनी कितनी दूरी पे ये लगने वाला है। तो मेजरमेंट का काम वहां पे होता है, मेजरिंग, यानी मैप के अंदर में मेजरिंग करना। हमको बेसिकली तो आता ही है, आपको बेसिकली तो आता ही होगा ये चीज, है ना। मेजरिंग कैसे किया जाता है, सेंटीमीटर जी में जी, या एमएम के आता है अंदर में, है ना। आता है आता जी है। ओके। तो यहाँ के बाद जब हम चलते हैं, अब डोमेस्टिक एसी का आप टाइम काम कर रहे हैं, तो अभी आपने जैसे टूल्स वगैरह यूज किए होंगे आपने, तो जी हमारे पास में टूल्स की जो कैटेगरीज होती है वो अलग अलग होती है। एक कैटेगरीज होती है जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होती है, यानी जब हम इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे टूल्स वगैरह क्या क्या चाहिए आपके हिसाब से। एक अगर मान लो एफसीयू लगाना हो हमारे को, तो क्या टूल्स चाहिए। मान लीजिए स्प्लिट एसी लगाने जा रहे हैं। कैसेट एसी लगाने जा रहे हैं मान लो। सर थ्री फेज के बारे में नॉलेज नहीं ना, हम तो सिर्फ सिंगल ही फेज कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन में वैसे भी ड्रिल मशीन और मतलब नॉर्मल टूल की जरूरत, फ्लेयरिंग टूल वगैरह होनी चाहिए अपने पास। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो, हेलो। आवाज आ रही सर? हेलो। हेलो, हाँ संदीप भाई, आवाज आ रही है आपको। आपकी आ रही सर, हमारी नहीं आ रही क्या? हेलो। हेलो, हाँ संदीप भाई, आवाज आ रही है आपको। आपकी आ रही सर कंटिन्यू, हमारी नहीं आ रही। नहीं नहीं, अभी आ रही है, चलो ठीक है, वो थोड़ा माइक का दिक्कत जी हो गया होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था संदीप भाई, जैसे आप जो कैसेट एसी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं और एफसी वगैरह है, वो इंस्टॉलेशन अभी आपको नहीं आता है। नहीं, इंस्टॉलेशन कभी किया ही नहीं। एक बार रिपेयरिंग किए थे सर, गैस चार्ज वगैरह किए हैं कैसेट एसी में और रिपेयरिंग किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसेट बस एसी वगैरह तो मतलब दो देखे तो तीन होंगे बार। आपने। हाँ देखे, खोले भी हैं सर। इस बार भी दो एसी सर्विस, पूरे सीजन में दो एसी सर्विस की है बस। कैसेट एसी देखे होंगे ना आपने। देखे हैं, खोले भी हैं सर। अच्छा, प्रोजेक्ट भी किए हैं। जी ब्रदर, क्या होता है जब कैसेट एसी को जब अपन इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं ना। जी। हेलो। हाँ संदीप भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ आ रही सर। जब कैसेट एसी जब इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं ना संदीप भाई, जी तो क्या होता है कि हमारे को जहाँ पे कैसेट एसी लगना होता है ना, वहाँ पे हमको ये पता रहता है कि यहाँ पे कैसेट लगेगा, एफसीयू लगेगा, या वॉल माउंटेड डिस्प्ले लगेगा, या कंसोल यूनिट लगेगा, या फिर स्पेक टाइप स्प्लिट एसी लगेगा। जो भी लगेगा ना जहाँ पे भी, उसकी हमारी वीआरएफ की जी ड्राइंग के अंदर में ऑलरेडी मेंशन रहता है वो सब चीजें। जी हमको सिर्फ उसका लोकेशन फाइंड आउट करके फास्टनर रोड वगैरह लगा के एग्जैक्टली किधर उसका एयर फ्लो रखना है, दीवार से दीवार कितना डिस्टेंस होगा, ड्रेनेज किधर जाएगा, या हमारा रेफ्रिजरेंट पाइप किधर से आ रहा है, हमको इलेक्ट्रिसिटी पावर कहाँ से मिल रहा है, वो सारी चीजें हमको शो रहती है ड्राइंग के अंदर में। जी अब मेन बात क्या है इसके अंदर में,
हम जैसे वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, दीवार में ठोक देते हैं प्लेट वगैरह और इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन कर देते हैं, आउटडोर लगा देते हैं। जी कैसेट एसी हो, एफसी वगैरह हो, ये अंडर स्लिंग लगने वाले होते हैं, स्लिंग के अंदर में लगने वाले होते हैं, है ना। तो इनका जी, कोई सीलिंग के डिफिकल्ट अंदर। बिल्कुल नहीं है, कॉर्नर टू कॉर्नर फास्टनर ठोक के इनको सिर्फ हैंग किया जाता है, इनको लगाया जाता है। और ड्रेनेज वगैरह किसी में अगर मान लो ड्रेन पंप नहीं है तो ड्रेन का स्लोप देते हुए ड्रेन को लेके जाना है। कहीं ड्रेन में ड्रेन पंप लगा है किसी भी आरफ में, तो आप पाइप को उसके वे के हिसाब से आप उठा के लेके जा सकते हैं। रेफ्रिजरेट पाइपिंग है, उसका रास्ता भी एकदम क्लियर होता है ड्राइंग के अंदर में कि आपका जो रेफ्रिजरेट पाइपिंग किधर से आ रहा है, इंडोर टू इंडोर यूनिट सारा एकदम जो है ना, पूरा जी हमारा सिस्टम के अंदर में क्लियर रहता है वो सारी चीजें। जी जिस यूनिट को जहाँ पे भी हमको लगाना है, एफसी वगैरह लगा रहे हैं तो एफसी वगैरह को जहाँ पे भी हमको लगाना है, तो एफसी की एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे रहेगी, डक्टिंग वगैरह कहाँ पे क्या रहेगा, किधर से डक्टिंग वगैरह लगेगा, वो ड्राइंग डक्टिंग वालों के पास में भी रहता है और हमारे पास में भी रहता है। तो मेन चीज क्या है, इसको इंस्टॉलेशंस करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या। आउटडोर यूनिट वगैरह की पोजीशंस वगैरह हो गई, कहाँ पे लगना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर में। मेन चीज क्या है कि हमको वेल्डिंग करना आना चाहिए अच्छे से। मेन चीज यूरोप में क्या है ना, जी। वेल्डिंग वाला जो काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। अगर हम वेल्डिंग अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि कॉपर पाइप में आपने अभी तक कितने पाइप तक की साइज का आपने वेल्डिंग किया है। 5 8 किए हैं सर, 3 8 और 1 2 हाफ साइज जो होता है। अच्छा, जी। आपने 7 8 11 8 1 1 8 1 5 8 ये वगैरह किए पाइप वगैरह जिनकी साइज बड़ी होती है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 टन तक एसी सीमित है, मतलब ये जो नॉर्मली एसी यूज हो रही है, 2 टन 1.5 टन, पौना हाँ टन हाँ। विंडो एसी बस। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या होता है ब्रदर, जैसे हम कोई भी अगर पाइप वेल्डिंग कर रहे हैं ना, कोई भी पाइप अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर में क्या होता है कि हमको ज्यादा ना इसके अंदर में डिफिकल्टी नहीं होता है वेल्डिंग करने में। छोटे पाइप को वेल्डिंग करते हैं तो जो हम नॉर्मल टॉर्च वगैरह होते हैं ना, उससे वेल्डिंग कर लेते हैं। 1 मिनट में आपको जी बताता हूँ ना, आप जी देखिए। जी जैसे ये कैन देख रहे हैं ना आप, इस कैन से आप कितने जी। 5 फीट तक के पाइप वेल्डिंग कर लेते हैं ना। हाँ, 5 8 का कंप्रेसर वगैरह सारे चेंज कर लेते हैं इसी से। इसी से सब काम हो जाता है ना। जी, मेरा तो हो जा रहा है सर अभी। हाँ मतलब कॉपर पाइप का साइज 5 फीट तक, 3/4 तक आप कर लेते हैं इससे ना, लेकिन 7 8 का पाइप जी इससे नहीं होएगा। नहीं नहीं सर, उसके ऊपर फिर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी ना, इन मतलब होम अप्लायंसेस में जो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ब्रदर, अगर बड़े साइज की पाइप कर रहे हैं ना वेल्डिंग, तो उनको क्या है जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या ना उसको उनको क्या ना ज्यादा गर्म किया जाता है क्या। और ज्यादा गर्म करने के लिए क्या ना हमको वैसा ही फ्लेम चाहिए क्या। और वो फ्लेम क्या हमको इससे नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या हम वैसे इंडिया के अंदर में एलपीजी और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में एक नोजल्स होते हैं वेल्डिंग करने के लिए। जी जी वेल्डिंग टॉर्च होता है हमारे पास में, है ना, बड़ा वाला सेट होता है जी जिसके माध्यम से अपन करते हैं। और बस कुछ नहीं है इसमें, एक ही सिद्धांत काम करता है। कॉपर पाइप को वेल्डिंग करते हैं ना तो ये प्रॉपर तरीके से है ना, एक तो क्या कार्बन नहीं होना चाहिए पाइप पे। जब भी आप जी छोटा पाइप की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मोटा पाइप भी रहेगा ना, वीआरएफ में क्या है ना, लीकेजेस नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या। लीकेजेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उसके लिए कार्बन बिल्कुल शार्प रहना चाहिए, कार्बन बिल्कुल कॉपर पाइप पे कार्बन नहीं होना चाहिए। उसको हमको जी जो है ना, जिस भी तरीके से वाइब्रेंस में कनेक्ट कर रहे हैं या किसी अनदर पाइप में एल्बो लगा के कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से जब वेल्डिंग करते हैं ना, तो जब तक वेल्डिंग टॉर्च इसको कनेक्ट, वेल्डिंग टॉर्च क्या, वेल्डिंग रोड कनेक्ट नहीं करना है जब तक कि ये पूरी तरीके से जो ना पूरा फ्लेम लाल ना के हो साथ जाए। के अंदर में लाल नहीं जी हो जाता है। जब आपको लगता है कि पूरा लाल हो चुका है, उसी टाइम के अंदर में इसको ब्रेजिंग रोड, वरना क्या होता है कि ब्रेजिंग रोड लगाएंगे चिपकाएंगे तो इसके अंदर में स्ट्रक हो जाएगी। तो हमको पूरा उस तरीके जी से वेल्डिंग करना है, और वेल्डिंग करने के लिए बड़े पाइप में वेल्डिंग करना भी बहुत इजी है। जैसे
सिंपल फार्मूला हमारे लिए छोटे पाइप पे लागू होता है, वही सेम फार्मूला इसी पे लागू होता है क्या? जी। कुछ भी वेल्डिंग करने को लेके डिफिकल्ट नहीं है। आपने अभी नहीं तक नहीं, में गैस चेंजेस चार्ज कुछ भी नहीं। वगैरह। हाँ जी। तो मैं आपको कह रहा था वेल्डिंग करने में तो आपको कोई, मुझे नहीं लगता आपकी क्या है कि जैसे फ्लेम जो होता है ना हमारा, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो अधिकतर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमको, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि जो वेल्डिंग टॉर्च होती है ना, इसमें कॉमर्शियल्स और डोमेस्टिक अलग अलग तरीके के वो होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं अपन, तो बड़े साइज के होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट पे करते हैं तो छोटे साइज के होते हैं क्या? तो हमको इसमें बत्ती सेट करना आना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसमें हमको ये सेट करना आना चाहिए। अभी ये आपको दिख रहा है ना ये सेट, इसमें जो जी। रेड वाला है, रेड वाला क्या है इसके अंदर में, ये हमारा एलपीजी नाइट्रोजन। गैस मान लो या एस्ट्रेलिन मान लो, दो ही एलपीजी। तरीके की गैस है जी। जिसमें हम वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। एक करते हैं जिसके अंदर में हमारे को एस्ट्रेलिन रहता है, या फिर हमारे पास में एलपीजी रहता है ना। तो जी। अधिकतर जो इंटरनेशनल बड़े प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो एलपीजी यूज नहीं करते हैं, वो एस्टिलीन गैस और ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ब्लू वाला जो नोजल रहता है इसका, वो रहता है इसका ऑक्सीजन के लिए। तो दोनों का फ्लेम इसके साथ बत्ती के साथ में अगर हम बढ़ाते हैं, तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं खोलना है अपने को क्या? जी। ऑक्सीजन नहीं खोलना है, एस्ट्रलिन को या एलपीजी का जो रेड वाला इसका जो हमारा वाल है, इसको हल्के से अपने को खोलना है। हवा का फ्लो चेक करना है, गैस का फ्लो चेक करना, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा खोल देंगे तो जैसे ही हम इस पे टॉर्च लगाएंगे तो वो जलेगा नहीं, है ना। तो जी। जी। हमको बिल्कुल लाइट बिट खोलना है। खोलने के बाद में जैसे अभी मैं ये खोल के बता रहा हूँ, एक तो एकदम इसका तेज आवाज होता है एलपीजी का, एक धीरे से खोलते हैं अब जैसे जी। बत्ती को जलाते हैं अपन, है ना। तो सेम लाइक जी। इसी के अंदर में भी वही चीज है, तो उस हिसाब से अपने को करना है। एक दूसरी बात क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें आप जब बड़े प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो एस्ट्रलिन का और ऑक्सीजन का गेज होता है, अलग अलग गेज होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनके सबके गेजेस होते हैं। तो ऑक्सीजन का कितने बार रहना चाहिए, मतलब जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर फुल भरा हुआ है, लेकिन जो हमारा गेज मीटर हम्म। है, ऑक्सीजन का गेज मीटर है ना, देखा है कभी ऑक्सीजन गेज मीटर? हाँ देखें सर, डबल स्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। सिंगल वाला कभी नहीं यूज करना चाहिए। हाँ हम डबल वाला यूज करते हैं ना। सर हमारी कंपनी में ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन कौन मानता है, मतलब सब वही देसी वैक्यूम पंप ले जाते हैं, प्रेशर डालना और निकालना दोनों ही काम आते हैं। और मेन चीज सर, बाइक से हम लोग की साइड होती है, कहाँ इतना बड़ा सिलेंडर ले जा पाएंगे, सब दिक्कतें होती है ना सर। हाँ खैर वो तो होता ही है। तो आप किस चीज से कनेक्ट करते हैं? सिलेंडर से। नहीं, आप कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं अधिकतर? अभी तो सर ये वेल्डिंग वगैरह काम इसी कैन से हो जाता है, और दूसरा हम्म, वो कंप्रेसर का बनाए, 1 टन का कंप्रेसर, प्रेशर डालने के लिए, और वैक्यूम पंप है वैक्यूम करने के लिए। अच्छा। तो लीकेज वगैरह हम लोग इसी प्रेशर से चेक कर लेते हैं, कंप्रेसर से प्रेशर डाल देते हैं। रोटी कंप्रेसर जो होता है एकदम 1 टन वाला, हाँ हाँ। या तो तो फ्रिज का कंप्रेसर बना लेते हैं, प्रेशर उससे पड़ जाता है, और वैक्यूम पंप तो होता ही है हम लोगों के पास। ब्रदर क्या है, जब हम डोमेस्टिक स्तर पे काम करते हैं ना, तो अब इंडिया में क्या है, यहाँ पे क्या सब जुगाड़ काम चलता है, आप कैसे भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है ना, क्वालिटी वर्क पे मतलब है। जी। जी। यहाँ पे बहुत अ, कम प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हमारे को क्वालिटी वर्क पे काम होता है क्या, ऑलमोस्ट जैसे भी वो काम हो जाता है क्या। तो संदीप भाई क्या, बेसिकली हम जी। जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास में कॉपर पाइप से, कॉपर पाइप जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास में, अगर छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो हमको जो है जिस पॉइंट पे हमको वेल्डिंग करना था वो एकदम क्लीन होना चाहिए। ब्रिजिंग रोड भी क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डर्टी ब्रिजिंग रोड लेके हम उसको टच करा रहे हैं तो कार्बन की वजह से वो नहीं होएगा, है ना।
नहीं नहीं, वो वीआरएफ गोल का गोल छोटा वो बन पाइप हो चाहे जाएगा। बड़ा पाइप हो, वेल्डिंग 100%, जब तक अश्योरेंस नहीं हो ना, आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहला काम क्या करना है, कभी भी वेल्डिंग अगर अश्योरेंस नहीं हो, आपको 100% लगता है कि यार ये काम जो मैंने किया है ये 100% सही है या नहीं है, आप इसको ऐसा हम्म। नहीं कि जब लीकेजेस चेक कर रहे हैं, प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं, तब आपको लग रहा है अरे यार इसमें तो लीकेजेस हो गया, यहाँ पे यार ये जॉइंट बच गया, यहाँ पे यार ये नीचे की साइड से लीकेज रह गया, इधर भी करना था मुझे दिखा नहीं, इधर भी होना चाहिए था। ये सब नाटक नहीं होने चाहिए क्या। जब आप एक जी वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि ये 100% क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई ये नहीं बोला कि यार आप वेल्डिंग करके आए थे तो आप वहां पे लीकेजेस छोड़ दिए। ये अनकॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहना चाहिए, पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में आपको विश्वास होना चाहिए कि आप एक बार आंख बंद करके भी वेल्डिंग करें तो आपको पता चलेगा यार मैंने जो किया है वो काम अच्छा है। क्योंकि मैंने ऐसे जी। प्रोजेक्ट किए हैं ब्रदर जहाँ पे एक तरफ मैं वेल्डिंग करता आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से सिविल कंस्ट्रक्शन से उसको बंद किया जा रहा है। समझ रहे हो ना आप। यानी कि जी अगर जी वहां लीकेजेस हुआ तो इसका मतलब ये है कि दीवार तोड़ना पड़ेगा। तो इतना जी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में होना चाहिए कि वो लीकेजेस वाले चांसेस वहां ना हो। वो तब होगा जब आपको काम हम दिल से करेंगे, ना कि घड़ी में टाइम देख के कि यार 5 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, जॉब का टाइम हो गया, अब घर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है जी हमको परफेक्शन के साथ में करना है, और परफेक्शन के साथ में काम करेंगे तभी हम उस काम को करके खुश होएंगे क्या। वेल्डिंग वाला काम जी हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वीआरएफ सिस्टम की ऐसी तैसी कर देने में सबसे बड़ा रोल होता है माइनर लीकेजेस का। और माइनर लीकेजेस एक बार इंसुलेशन, हमारा जब इंसुलेशन वाला प्रोसेस जब होता है, तो इंसुलेशन होने के बाद में क्या है कि हमारा एरिया और हमारी पाइपिंग लेंथ वगैरह होती है बहुत ज्यादा, आपको पता है वेल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि हम माइनर लीकेजेस उसको फोल्ड आउट कर पाए जब अंडर स्लिंग वगैरह सब कवर हो जाता है। वीआरएफ की बात कर रहा हूँ मैं क्या, ये बड़े स्तर जी की जी पाइपिंग होती है। तो हम स्टार्टिंग फेज से अगर अच्छे काम कर रहे हैं, या फिर आप सुपरवाइजर और आपके नीचे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, तो आपको ये क्वालिटी के अंदर में देखना है। दूसरी बात, इंसुलेशंस के अंदर में जब आप पाइप का इंसुलेशंस करते हैं, वाई ब्रांच का, कॉपर पाइप का, किसी भी तरीके का, तो इंसुलेशंस करने के टाइम पे आपके पास में गैप नहीं होना चाहिए। गैप मीन्स अगर हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखा जाए तो हमारे 5 mm का गैप भी नहीं होना चाहिए इंसुलेशंस के अंदर में। जी कुछ लोग क्या करते हैं, जी। कुछ भी टेप लगा देते हैं, या फिर एक ही इंसुलेशन फॉर्म में दो दो पाइप डाल रहे हैं, सेक्शन भी डाल रहे हैं, डिस्चार्ज भी डाल रहे हैं। देखा आपने कहीं पे देखा होगा ना, ऐसे स्प्लिट इंस्टॉलेशन कर एक ही पाइप में दोनों पाइप डाल के लगा दिया। अभी तो हम खुद डाल दे रहे हैं सर प्राइवेट लेक। नहीं, गलत है ना वो। इससे क्या होगा कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन आ साइकिल है ना वो हाँ, इम्पैक्ट होगा। और आपस में पाइप टकराएंगे, लीकेज के चांसेस हो जाएंगे। चलो लीकेजेस के तो इतने चांसेस नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो ये डिस्चार्ज है, इसका टेम्परेचर हम्म इंडोर तक जाने हम्म तक में इसका कंडीशन से वो अलग होना चाहिए, सेक्शन का अलग होना चाहिए। हम डिस्चार्ज को पहले ही सेक्शन के माध्यम से कंडेंसिंग करवा रहे हैं, यानी इसका टेम्परेचर पहले ही हम जो टेम्परेचर इसका इंडोर में जाके होना चाहिए वो पहले सेक्शन की डिस्चार्ज जो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस आ रही है, वो कूल जो ठंडी है जो आपकी पाइप है, वो डिस्चार्ज को भी ठंडा हम्म कर रही है। तो जो डिस्चार्ज का जो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म है जो इसका सुपर हीट है, वो जाके वहां पे कूलिंग इफेक्ट आना चाहिए, वो कूलिंग इफेक्ट वहां नहीं आएगा जितना हमको चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर हमको चाहिए एग्जैक्टली वो टेम्परेचर हमको कभी मिल नहीं पाएगा। और ज्यादा समर होने पे हमको अधिकतर चांसेस ये रहेंगे कि हमको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, या कस्टमर हमेशा कंप्लेन करेगा कि यार ये कूलिंग क्यों नहीं दे रहा है। हमेशा दोनों ही पाइप के जी इंसुलेशन अलग अलग होने चाहिए। एक कर रहे हैं तो ये जी हमारी गलती है कि हमको एक कभी भी नहीं करना चाहिए इसको। जी और दूसरी बात क्या है, जब हम लीकेजेस वगैरह चेक कर लेते हैं, तो लीकेजेस वगैरह चेक करने के टाइम में अधिकतर लोग क्या लीकेजेस चेक नहीं करते हैं, वो फ्लैशिंग करते हैं, या फ्लैशिंग भी नहीं करते हैं, या फिर वैक्यूम करते हैं, या फिर वैक्यूम भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सीधा जी आउटडोर लगाया, आउटडोर लगाने के बाद में गैस से फ्लैशिंग, हल्का सा फ्लैशिंग किया 10-20 बार पीएसआई डाल के, और फिर सिस्टम में गैस एलएनकी से गैस छोड़ा और सिस्टम को ऑन कर दिया। तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्रोसेस का मतलब पूरा प्रोसेस रेफ्रिजरेशन साइकिल का है ना वो होना चाहिए कि वेल्डिंग किया, पाइप जोड़े, इंडोर आउटडोर कनेक्टेड किया है आपने, तो डेफिनेटली आपका जो है इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। और साथ के अंदर हम जो आप जैसे संदीप भाई, आप प्रेशर टेस्ट कितने, जब नया इंस्टॉलेशन करते हैं प्रेशर टेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं लीकेजेस के लिए। नहीं, प्रेशर लीकेज नहीं चेक कर।
खोलते हैं सर, थोड़ी सी गैस खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वैक्यूम करके बस गैस पूरी खोल देते तो यानी कि आपको डोमेस्टिक एसी में स्प्लिट एसी वगैरह लगाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ये रहता है कि यार मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना। लेकिन जब वीआरवी हैं। आरएफ नहीं का अपन लीकेज, काम करते हैं ना, तो हाँ पाइप वैसे तो लीकेज भी नहीं देखते, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन वीआरवी आरएफ में क्या है, जब बड़ी स्तर की पाइपिंग वगैरह होती है तो वीआरवी आरएफ में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं, और उन ज्वाइंट्स में जी। कहीं पे भी लीकेजेस हो सकता है, तो हम प्रेशर होल्ड करते हैं ना। तो प्रेशर होल्ड करने के टाइम हम्म। में हमारा जो कितने टाइम तक होल्ड करते हैं हम, कम से कम नहीं ना तो 24 होर प्लस, मतलब एक दिन से ज्यादा, 2 दिन 3 दिन, या फिर लंबे समय बाद अगर हमको सिस्टम के अंदर में गैस चार्ज करना है तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी रह सकता है ना। जी। जी। अगर उसमें कहीं पे भी अगर हमारा 5 PSI 10 PSI 15 PSI अगर ड्रॉप हो रहा है, तो हमको डेफिनेटली उसको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट है। नहीं है, बहुत सारे लोग क्या होता है अपना काम फिनिश करके जाने के चक्कर में क्या करते हैं, सीधा, कमीशनिंग इंजीनियर भी ऐसे ही होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत होती है सिस्टम को क्या। जी। प्रॉपर तरीके से लीकेजेस चेक करने के लिए लगभग 30 से 35 बार प्रेशर होल्ड रहना चाहिए। आप बार में समझते हैं नहीं समझते हैं? जी। बार और पीएसआई में क्या डिफरेंस होता है, समझते हैं आप? सर पीसीआई तो हम लोग गैस वगैरह चेक कर, लेकिन मतलब इसके बार के बारे में ना। तो बार के बारे में नहीं पता आपको? जी। तो क्या, जैसे संदीप भाई, हम जब बार की बात करते हैं ना, तो बार में क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये एक मीटर है, ठीक है ना। जी। इस मीटर में क्या होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, फिर यहाँ पे 20 PSI 30 PSI 60 PSI 80 PSI 100 120 140 160 180 और 350। यानी इस गेज मीटर के अंदर में 350 PSI तक है ना। जी। 350 जी। PSI तक का प्रेशर इसके अंदर में अपन चेक कर सकते हैं। किन किन गैसों में यूज कर सकते हैं इसको? 134 404 R32, सॉरी R22 और R12 के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं, ये गेज उसके लिए है। इसमें हम प्रेशर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो रेड वाला हमारा जो गेज मीटर आता है उसी में प्रेशर टेस्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लिखा रहता है एक, ये एक लिखा है, फिर दो लिखा है, फिर तीन लिखा है, फिर चार लिखा है, फिर पांच लिखा है, ये बार होते हैं। ऊपर वाले जो नंबरिंग होते हैं जी। ना, ये बार होते हैं। जी। जब हम प्रेशर डालते हैं ना, तो हमारा जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो सिस्टम के अंदर में, जैसे इस वाले के अंदर में कितना, 10 12 25 PSI, 25 बार तक का ये गेज है। तो ये इस गेज के अंदर में हम कभी भी प्रेशर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमको वो वाला जो हाई प्रेशर वाला गेज है वो लेना है। उसके साथ में इसमें प्रेशर टेस्ट करना है, तो इसमें प्रेशर टेस्ट करेंगे हम। तो इसमें पता चलेगा कि हमारे जो ऊपर वाले हैं, तो 25 बार 30 बार 35 बार, सिस्टम की कैपेसिटी 10 HP का है, 8 HP का है, 6 HP का है, या 50 HP का है। कितने HP का, जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही ज्यादा हमको इसके अंदर में प्रेशर होल्ड करके चेक करना है। लगभग लगभग मान के चलो तो 35 40 बार, हम 35 बार, 40 तो नहीं कह सकता मैं, 35 बार, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करेंगे तो जी। डिस्चार्ज लाइन वगैरह हमारी जो 1 4 वाली लाइन है ना, जिस इंडोर में लगी हुई होगी, वो फट जाएगी, फ्लायर वगैरह। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 35 बार लास्ट एंड फाइनल, इसमें माइनर से माइनर लीकेजेस होंगे ना, वो भी इसमें निकल जाएंगे। 30 बार 35 बार लास्ट एंड फाइनल के अंदर में जब जी। प्रेशर टेस्ट वगैरह हो जाता है, तो हमारा अगला ऑप्शन, तो अगला हम जो लोग, नंबर आता है। हाँ जी। सर हम लोग तो इस तरह प्रेशर डालते हैं, जैसे 300 प्रेशर डाल दिए, 350 प्रेशर, तो ये कितने बार तक हो गया? मतलब 400 प्रेशर डाल दिया, आउटडोर इंडोर में अलग डाल दिए। आप हमेशा जब प्रेशर डालते हैं ना, तो पीएसआई में मत डालो। पीएसआई तो हम्म। एक एक रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज के लिए यूज होता है। बार है, ये हाई प्रेशर के लिए यूज होता है। हाई प्रेशर मतलब नाइट्रोजन एक हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस है। तो आप जी। इसके अंदर में जितना आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं, आप नाइट्रोजन तो डालते ही नहीं, आप शायद पंप से डालते होंगे ना। जी। जी। हाँ, तो पंप से डाल रहे हैं तो पंप से डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो जिसका जो प्रेशर है वो प्रेशर उतना होना चाहिए। अगर उतना प्रेशर जी। रहेगा
और स्प्लिट एसी के अंदर में आप 15 से लेके 20 पीए बार तक डाल सकते हैं आप। 15 से लेके जी 20, यानी कि वही हो गया आपका 150 से लेके 200 पीएसआई। जी तो इसमें क्या है कि छोटा माइनर लीकेजेस वगैरह होगा वो भी पता चल जाएगा वहां पे। वीआरएफ में मैं 30-35 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर में 7-8 118 11-8 यानी 50 mm तक के पाइप होते हैं। जब इतने मोटे मोटे पाइप रहेंगे तो उनमें तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालेंगे तभी तो पता चलेगा ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए, और अगला जो आता है चैप्टर वो आता है हमारा, वो आता है हमारा एडिशनल गेस्ट चार्ज का। वीआरएफ में जो एडिशनल गेस्ट चार्ज होता है ना उसके बारे में। जब हमारा प्रेशर टेस्ट हो जाता है, प्रेशर टेस्ट होने के बाद में जब हम वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम और एडिशनल गेज चार्ज ये दोनों है ना, इनके क्या है ना, सभी कंपनियों के नियम और सिस्टम अलग अलग होते हैं। जी हम हमारी मर्जी से वैक्यूम नहीं करते हैं। वैक्यूम करने का एक तरीका होता है। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये मीटर लगा देते हैं, लेस देन जीरो पे आएगा, हम सोचेंगे कि यार हमारा काम हो गया। ऐसे ही करते हैं ना। जी जी हाँ, 25 से 30 बार मतलब नीचे आ गया बस बंद कर दो। हाँ, या फिर हम क्या करते हैं, अंदाज से करते हैं। एक अंदाज लेके चलते हैं कि माइक्रोन यार में इतने होता है टाइम में ना, हो गया होगा, है ना। वैक्यूम माइक्रोन में होता है सर। हाँ, 25 से 30। वीआरएफ में माइक्रोन के अंदर में होता है। तो जो माइक्रोन मीटर होता है उसके अंदर में हमको कम से कम 600 माइक्रोन तो करना ही है। लोग 500 जी 400 तक करते हैं, लेकिन 600 तक हमको, 600 माइक्रोन तक हमको करना है। वैक्यूम पंप भी वैसा ही आता है, गेज मीटर भी वैसा ही आता है, माइक्रोमीटर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ज्यादा सर, ये डिफिकल्ट कुछ जो नहीं गैज है। मीटर हम लोग यूज करते हैं बीआरबी में, दूसरा गैज मीटर यूज होता है क्या? वीआरएफ में एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो गेज मीटर जो यूज होता है ना, वो यूज होता है जी रेफ्रिजरेंट गैस के हिसाब से, कि हम जी इसमें कौन सी गैस यूज करना चाह रहे हैं। और जो चार्जिंग लाइन होती है ना वो उसके हिसाब से, हर गैस की जी चार्जिंग लाइन बिल्कुल के सर। नंबरिंग अलग अलग होते हैं। हम हर कोई उठा के जी हर किसी लाइन को किसी के साथ में भी लगा के काम करते हैं। वो जी इक्वल प्रेशर उसके साथ में शो कभी नहीं करेगा। जो जिस रेफ्रिजरेंट का पाइपिंग होगा, वो लाइन होगा ना उसी के साथ कनेक्ट होएगा। मैं 1 मिनट बताता हूँ। जी कितने psi की चार्जिंग लाइन है, मतलब इस तरह? जी हाँ। 800 psi, 500 psi? तो क्या संदीप भाई, ये चार्जिंग लाइन के हिसाब से गेज मीटर के अंदर में हम कनेक्ट करते हैं क्या। जैसे मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, ये ठीक है ना। जी अब इस चार्जिंग लाइन में ये क्या है, लोकल जो मार्केट में मिलती है ना, ये वो वाली लाइन है क्या। जी 22 नंबर, 22 नंबर। हाँ, इसके अंदर में क्या लिखा है, 3000 PSI तक लिखा है इसके अंदर में, है ना। 3000, ये से नहीं, 700 PSI तक लिखा है इसके अंदर में। इसमें किसी रेफ्रिजरेंट जी गैस का नाम नहीं लिखा है ना। ये लिखा है गैलेक्सी रेफ्रिजरेंट चार्जिंग होर्स BP 3000 PSI, WBP 700 PSI इन इंडिया, है ना। ये ऐसे लिखा हुआ है ना। पिन ठीक है। तरफ से मालूम पड़ जाती है सर, 22 नंबर है कि हाँ, 410, हम और लोग एक एक चार सौ लाइन दस ये आर है। बत्तीस जी जी जी, ये लाइन है, ये लाइन है चार्जिंग लाइन 2500 PSI, 500 PSI। इसमें भी गैस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये भी कुछ नहीं लिखा है इसमें भी। ये ये किसके बारे ये में चार है। सौ दस या तो R32 दोनों। अरे यार, इस पे भी कुछ नहीं लिखा है। ये भी 500, मैक्सिमम 500 500 PSI। ये तो हम इससे, ये जो 500 लिखा है ना दोनों के अंदर में, 700 जी और 500 और ये सब चीजें लिखा है ना, इनके अंदर में हम वीआरवी और वीआरएफ के अंदर में ना तो प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं। प्रेशर टेस्ट इसके अंदर में नहीं कर सकते अपन क्या। नहीं नहीं। प्रेशर टेस्ट इनके अंदर में नहीं कर सकते हैं। हमारे को प्रेशर टेस्ट करने के लिए जो हमारा स्पेशल जो नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास चार्जिंग लाइन आता है, हाई प्रेशर लाइन, वही लेना है। और ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का लाइन आता है, वो ऑक्सीजन वाला लाइन लेना है। और साथ के अंदर में जो हमारे गैस चार्ज के लिए 410 का आता है, वो 410 वाला लाइन लेना है। तो इस हिसाब से जी हाई प्रेशर गैस के लिए और लो प्रेशर गैस के लिए एग्जैक्टली ही हमारे को गेज मीटर और एग्जैक्टली हमारे को चार्जिंग लाइन वगैरह लेना है। तो हम एग्जैक्टली तरीके से काम कर पाएंगे क्या। जी
ये इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं। तो आपकी एक पहचान बनती है कि आप मतलब जुगाड़ू काम करने वाले हैं या प्रोफेशनल काम करने वाले हैं। दोनों चीजों में ये चीज समझ में आता है क्या। जी। तो ब्रदर क्या है, आप ये मान के चलिए कि वीआरवीआरएफ के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी मैप रीडिंग हमारे को आना चाहिए, मेजरमेंट हमारे को आना चाहिए, साथ में इंस्टॉलेशन के टाइम पे टाइप ऑफ इंडोर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में हमारे को वेल्डिंग वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, और वैक्यूम वगैरह अच्छे से होना चाहिए, प्रेशर टेस्ट के टाइम में सही एग्जैक्टली हमारा गेज मीटर, प्रेशर टेस्ट, ये सब हमारा एग्जैक्टली होना चाहिए, तो हम अच्छे से काम करेंगे। प्रेशर टेस्ट करने के जी। टाइम पे वो हमारा 30 से 35 बार होना चाहिए जिस सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से, और वैक्यूम करने के टाइम पे 600 माइक्रोन तक होना चाहिए। अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है एडिशनल गेज चार्ज, यानी सिस्टम की कैपेसिटी में जितना भी पाइप यूज हुआ है, सिस्टम के आउटडोर में कितना गेज है, उसके अलावा जितना पाइपिंग हुआ है उसको मिला के पर पाइप के हिसाब से, पर साइज के हिसाब से, पर थिकनेस के हिसाब से, टोटल पाइप की लेंथ को मिला के कितना एडिशनल पर मीटर के हिसाब से गेज जाएगा उसको एडिशनल गेज चार्ज बोलते हैं। फिर वो टोटल गेज चार्ज निकलता है, उसके बाद जितना सिस्टम में होता है वो माइनस होके फिर उसमें एडिशनल गेज चार्ज किया जाता है मैनुअल गेज चार्ज में। लेकिन ऑटो गेज चार्ज में ऐसा नहीं होता है, ऑटो गेज चार्ज में हम ऑटोमेटिक गेज चार्ज कर सकते हैं जी। सिस्टम को प्रोग्राम करके। बीआरबी बीआरएफ में ऐसा नहीं है सर। जी हाँ। तो आपको मैं एक दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, अगर आप अभी और रेगुलर करना चाहते हैं तो अपन कर सकते हैं, नहीं तो कल कर सकते हैं अपन। बताइए। जी, जैसा आप बताइए सर। कल कर लेते हैं अपन, है ना, कल अपन पूरा एडिशनल गेस्ट चार्ज और गेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे, वन टू वन कंपनी के बारे में, है ना। जी। जी। ठीक है संदीप भाई, है ना, और कोई कुछ